लास्ट टाइम केमिस्ट्री में हमने मॉलिक्यूलर मास का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था और एक आखिरी स्ट्रक्चर आपको दिया था, जो कि इसलिए भी कि हमें इसकी अपने सिलेबस में ज़रूरत पड़ती है, बट साथ में इसलिए भी कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला था जिसमें जो बातें आपको सिखाई गई हैं सारी आ गई। सिंपल फॉर्मूले भी इसमें हैं और ब्रैकेट भी है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है, सो दैट हमें पता चले किसने क्या सीखा है। तो हमने जवाबात, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किए और ज़्यादातर के बिल्कुल ठीक थे। तो K2SO4 अगर हम निकालते हैं सिर्फ, तो ये निकलेगा 174। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 taken thrice, it should be 342, and then with 24 water of crystallization is 432. So when you add all of them, it is 948 AM. तो ये आंसर मैंने इसलिए बताया ताकि जिन लोगों ने मुझे भेजा नहीं था और उन्होंने किया था तो उनका भी कंफर्म हो जाए, और जिन्होंने ये तकल्लुफ़ ही नहीं किया कि इसे कर लेते तो उनके भी रिकॉर्ड में आ जाए ये बात। मॉलिक्यूलर मास हमारा टॉपिक नहीं था। मॉलिक्यूलर मास हमारे हर न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा, यानी ये एक तरह से पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल होगा, खुद न्यूमेरिकल नहीं है। यानी ये ख्याल दिल में ना आए कि कोई हमसे कहेगा अरे भाई ये फॉर्मूला ज़रा मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाओ, इसके नंबर मिलेंगे। नो, ये बहुत ही एलिमेंट्री, बहुत ही बेसिक काम है। इस मॉलिक्यूलर मास को हम यूज़ करेंगे इन डिफरेंट वेज, इन डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, और अगर ये गलत निकाला गया, इसमें ज़रा सी भी गलती हो गई, तो फिर जो हमारा न्यूमेरिकल है वो गलत हो जाएगा। तो ये सेंसिटिव, आसान और सेंसिटिव था। तो अब फिलहाल हम इस मॉलिक्यूलर मास का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा, वो है मोल के लिए। आपको याद है इसी टर्म के चक्कर में ये सारा खेल शुरू हुआ था। अच्छा खासा चार्ल्स लॉ पढ़ लिया था और एवोगैड्रोस लॉ पढ़ने की तैयारी थी, और मैंने आपसे कहा था कि इन एवोगैड्रोस लॉ यू बेसिकली रिलेट्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस विद द अमाउंट ऑफ गैस, एंड द गैस अमाउंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मोल। उसका यूनिट है मोल। अब ये बहुत ज़रूरी था कि वी शुड बी फेमिलियर विद द वर्ड मोल, although that was one of the concept you have already learned in class 9 as well as class 10 में भी इसका तज़किरा था बहरहाल। लेकिन एज पर कमिटमेंट मैंने कहा ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर हाल में इसे फर्स्ट ईयर में दोबारा सिखाना पड़ता है, क्योंकि हर न्यूमेरिकल इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो उस मोल के लिए मैंने आपके सामने मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया। अब हम चाहते हैं कि ज़रा आपसे बात करें कि ये क्या चीज़ है। तो भाई बात सारी ये है कि एक होता है लफ्ज़ एटॉमिक मास, जो एटम का मास है, और एटम होते हैं एलिमेंट्स में। तो एटॉमिक मास अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ, फर्स्ट कर लीजिए एक एलिमेंट ले लेता हूँ आयरन, तो ये है 56 AMU। अच्छा, इस 56 AMU का मतलब है मास ऑफ वन एटम। ये आयरन के एक एटम का मास है। अच्छा, अब मैं इस टर्म को चेंज करके आपसे कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ ग्राम एटॉमिक मास, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि आई एम चेंजिंग द यूनिट। अब मैं एटम का मास AMU में लिखने के बजाय ग्राम में लिखूंगा, तो ये कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। आपको आसानी है, जो एटॉमिक मास AMU में है वही एटॉमिक मास आप ग्राम में लिख दें, तो ये अब कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। अब जिन बच्चों को यूनिट का ज़रा सा भी सेंस नहीं है, उन्हें लगेगा पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये लगेगा ना पता नहीं क्या कर रहे हैं। एक एटम का मास AMU में लिखा जाता है। AMU मास का बहुत ही छोटा यूनिट है, और ग्राम उसके मुकाबले में मास का बहुत ही बड़ा यूनिट है। तो मैंने ये कहा कि अगर आप किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास AMU में लिखेंगे तो वो उसके एक एटम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप किसी एटम के मास को ग्राम में लिखेंगे तो पहली बात वो कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास, नाम में भी लिखा जाए। अब सवाल ये पैदा हुआ इसमें कितने एटम होंगे, तो आपको ये रियलाइज करना है, जो नहीं कर पाते अमूमन बच्चे, कि ये बहुत बड़ा चीज आ गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है, देखिए यूनिट्स में ना टाइम का यूनिट ऐसा है जिससे बच्चे बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। फर्स्ट कर लें, अगर मैं आपके सामने लिखता 56 सेकेंड्स,
और मैं अब सेकंड की जगह लिख दूं 56 ईयर्स, और आप कहें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, 56 ही तो है, क्या ख्याल है फर्क पड़ता है नहीं पड़ता? सेकंड और ईयर्स में कितना फर्क है? आप हिसाब लगा सकते हैं 56 ईयर्स में कितनी दफा कितने सेकंड्स आते होंगे? आप हो सर बहुत आएंगे, कैलकुलेटर से निकालने बैठ जाएंगे यहाँ से कितना लंबा नंबर आ गया। तो हमें अंदाजा हो रहा है सेकंड बहुत छोटा यूनिट है और ईयर्स उसके मुकाबले में बहुत बड़ा यूनिट है। तो 56 सेकंड बहुत छोटे टाइम को रिप्रेजेंट करता है और 56 ईयर्स बहुत बड़े टाइम को रिप्रेजेंट करता है। सेम इसी तरह 56 AMU सिर्फ एक एटम का मास है, लेकिन 56 ग्राम में कितने एटम आ जाएंगे ये बिल्कुल इसी तरह आप कैलकुलेट करने बैठे तो एक बहुत बड़ा नंबर आ जाता है। वो बहुत बड़ा नंबर क्या है? वो नंबर है जब हमने हिसाब लगाया, और ये हिसाब आप भी लगा सकते हैं अगर थोड़ी सी अकल हो, कि 1 AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम के। तो अगर आप हिसाब लगा सकते हैं तो लगा लीजिएगा। भारत मास कितने हो जाएंगे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो जब मैं किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखता हूं तो उसका यूनिट AMU होता है और उसमें एक एटम आता है। जब मैं किसी एटम का ग्राम एटॉमिक मास लिखता हूं तो उसका यूनिट ग्राम हो जाता है। और यूं समझ लीजिए मैंने डस्ट पार्टिकल को पहाड़ बना दिया, ये ऐसा फर्क है। तो एक पहाड़ में कितने डस्ट पार्टिकल्स आते होंगे हिसाब लगाए तो कोई ऐसा ही इतना बड़ा नंबर आता होगा। तो इससे पता चला कि दिस मस्ट कंटेन दिस ह्यूज नंबर ऑफ एटम्स इन इट। 6.02 इंटू 10⁻23 आप ये निकाल सकते हैं। अगर आप इस नंबर को इधर ले आए ना तो 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 1/1.66 इंटू, जो बच्चे परेशान हो पता नहीं इससे कैसे उठाना है तो ये कैलकुलेटर से ज़रा रेसिप्रोकल निकाल लीजिए, आपको एग्जैक्टली यही नंबर मिलेगा। तो ये इसलिए कि किसी के दिल में आए ये कहाँ से आ गया, तो हिसाब साइंसदानों ने लगा लिया, आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। हिसाब ये बना कि अगर आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास AMU में लिखते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एटॉमिक मास लिखूं तो इसका मतलब है यूनिट AMU है और इसमें एक एटम होगा। ग्राम एटॉमिक मास लिखूं तो यूनिट ग्राम है और उसमें कितने एटम हो जाएंगे, क्योंकि ग्राम AMU के मुकाबले में बहुत बड़ा यूनिट हो गया तो उसमें एटम्स की तादाद भी बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी आएगी, वही आएगी। एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी एटम। अब मैं एलिमेंट चेंज कर दूं, अगर मैं आपके सामने कहूं एटॉमिक मास ऑफ कोई और एलिमेंट ले लेते हैं कार्बन, तो उसका मास होगा 12 AMU। भाई जब आप सिर्फ एटॉमिक मास लिखेंगे तो यूनिट हमेशा AMU होगा और इसका मतलब होगा मास ऑफ 1 एटम। किसका 1 एटम? ऑफ कार्बन। ऊपर किसका था? ऑफ आयरन। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं आपसे कहूं मैं ग्राम एटॉमिक मास लिखता हूं कार्बन का, तो पहली तब्दीली ये है कि जब आप ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे यूनिट हो गया ग्राम, और फौरन आपको ख्याल आना चाहिए कि 12 AMU एक एटम था मगर 12 ग्राम में आपकी सोच से भी ज्यादा एटम आ जाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी क्वांटिटी। और कितने एटम आ जाएंगे? वही नंबर है जो ऊपर लिखा हुआ है, मास ऑफ 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। ऊपर थे आयरन। इसका मतलब ये हो गया कि हमें ये याद रखना है कि जो एटॉमिक मास है उससे बड़े जबरदस्त फायदे हैं। सिर्फ एटॉमिक मास हो AMU हो तो जो भी वैल्यू आएगी जिस भी एलिमेंट की है उसके एक एटम को रिप्रेजेंट करती है। अगर उसी एटॉमिक मास के यूनिट को बढ़ाकर ग्राम बना दिया जाए तो उसमें एटम्स की तादाद भी एक रेशो से बढ़ती है और वो बन जाती है 6.02 इंटू 10⁻23। आयरन का 56 ग्राम लेंगे उसमें एटम्स की तादाद 6.02 इंटू 10⁻23। कार्बन का 12 ग्राम लेंगे उसमें भी एटम्स की तादाद उसी रेशो से बढ़ेगी। तो अब हर एलिमेंट के दो मासेस हो गए, एक सिंपल एटॉमिक मास जो AMU में है जो एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, और एक ग्राम एटॉमिक मास जो ग्राम में है और वो कितने एटम्स को रिप्रेजेंट करता है 6.02 इंटू 10⁻23। अच्छा, अब यही बात जो मैंने एटॉमिक मास के लिए लिखी है यही बात आप मॉलिक्यूलर मास के लिए भी लिख सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर मास में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास
ऑफ वाटर कितना निकलता है जी 18। और अगर मॉलिक्यूलर मास लिखा है तो यूनिट है AMU। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अच्छा, अगर मैं इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास बना दूं तो अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? 18 ग्राम। और अब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे? सेम रेशो। जैसे ही AMU को ग्राम में चेंज करें, जो पार्टिकल्स की तादाद है वो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 के फैक्टर से बढ़ती है। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये दुनिया की हर चीज के लिए आप याद रख लें कि उसका सिंपल मास AMU में होगा जो उसके एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आप AMU को ग्राम में चेंज कर देंगे, तादाद 1 से 6.02 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगी। एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, कोई टेंशन की बात नहीं। तो अब ये बात वाटर के लिए, तो किसी और मॉलिक्यूल के लिए भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। जब वहां 2 एग्जांपल्स दी थी तो यहाँ भी 2 दे देता हूँ। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकलती है? 44 AMU। तो अब ये 44 AMU इसके 1 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं इसको बना दूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 तो वो हो गया 44 ग्राम। और ये रिप्रेजेंट करेगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन। तो अभी तक आपने यही पढ़ा है, या तो एलिमेंट होते हैं जो एटम से मिलकर बने होते हैं, उनका एटॉमिक मास होता है, या कंपाउंड होते हैं जो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं और उनका मॉलिक्यूलर मास होता है। मैंने दोनों की एग्जांपल से बता दिया। एक रेयर सी टर्म और हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम, हम में से नाम से याद होगा, आगे हम तफसील से भी पढ़ लेंगे। मॉलिक्यूल 2 तरह के होते हैं, कंपाउंड्स 2 तरह के होते हैं। एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कहलाते हैं और एक आयोनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, विच मेड अप ऑफ आइंस। अगर हमें याद आए तो आइंस ऐसे एटम या एटम्स के ग्रुप को कहते हैं जिसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज हो। प्लस चार्ज वाला कैटाइन कहलाता है, माइनस चार्ज वाला एनाइन कहलाता है। तो अब अगर कोई चीज आइन से मिलकर बनती है तो हम उसके लिए लफ्ज एटॉमिक मास यूज नहीं कर सकते, उसके लिए लफ्ज मॉलिक्यूलर मास यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ना वो एटम से मिलकर बना है ना मॉलिक्यूल से, वो तो आइन से मिलकर बना है। तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है फॉर्मूला मास। तो ये लफ्ज हम इतना इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ इसी डेफिनेशन में यूज होगा, लेकिन पता तो होना चाहिए ना। तो अगर मैं आपसे कहूं फॉर्मूला मास ऑफ SO4-2, देख लीजिए। अब ये एक एनाइन है क्योंकि इसके ऊपर -2 का चार्ज है। अच्छा, इसका मास निकालने का तरीका बिल्कुल वही होगा जैसे आप मॉलिक्यूलर का मास निकालते हैं। आपको इस -2 से कोई दिलचस्पी नहीं। SO4 देखिए, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। सल्फर यहाँ पर 1 है तो 32 1 जा 32, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 हैं तो 16 4 जा 64, दोनों को जमा किया 96। ये बिल्कुल उसी तरह निकलेगा। तो इसका फॉर्मूला मास होगा 96 AMU। और AMU होगा तो इट रिप्रेजेंट 1 आइन ऑफ SO4। और अगर मैं यहाँ लिख दूं ग्राम फॉर्मूला मास, तो आप सल्फेट का ग्राम फॉर्मूला मास हो जाएगा 96 ग्राम। और इसमें कितने आइंस आ जाएंगे? वही 6.02 इंटू 10 की पावर 23 आइंस ऑफ सल्फेट। तो कहने की बात ये हुई कि अब आपको मैं एटॉमिक मास दूं, मॉलिक्यूलर मास दूं या फॉर्मूला मास दूं, ये सब AMU में लिखे जाएंगे और इनसे मुराद होगी एक पार्टिकल, चाहे वो पार्टिकल एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आइन हो। लेकिन अगर मैं आपको ग्राम एटॉमिक मास दूं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास दूं, ग्राम फॉर्मूला मास दूं, तो आपका यूनिट ग्राम हो जाएगा और इसमें पार्टिकल्स की तादाद 6.02 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगी। इस तादाद को, दिस इज 6.02 इंटू 10 की पावर 23, इसको कहते हैं मोल। इसका मतलब है मोल वो क्वांटिटी है किसी भी सब्सटेंस की जो दरअसल किसके बराबर है? ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला। डिपेंड करता है आप किसकी बात कर रहे हैं। एलिमेंट है तो ग्राम एटॉमिक मास, कंपाउंड है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, आइन है तो ग्राम फॉर्मूला मास। और कॉमन बात क्या होगी इन सब में? पार्टिकल्स की तादाद कितनी बनेगी? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये सारी बात जो मैंने आपको बताई, ये इसी बात को समझाने के लिए कि आपको इन दो टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना। जब भी हम सिर्फ एटॉमिक मास कहें,
सिर्फ मॉलिक्यूलर मास कहें, सिर्फ फॉर्मूला मास कहें, इसका मतलब है यूनिट AMU है और इसमें एटम, मॉलिक्यूल या आयन जो भी है वो सिर्फ एक है। और अगर मैं इससे पहले लफ्ज ग्राम लगा दूं तो यूनिट ग्राम हो गया और पार्टिकल्स की तादाद ऑटोमेटिकली बढ़कर 6.02 इंटू 10⁻23 या मोल की बन गई। इस नंबर को हम मोल कहते हैं। जैसे हम उर्दू में डजन को 12 कहते हैं ना, कभी आपको 12 कहना हो, आप 12 की बजाय कहते हैं 1 दर्जन अंडे, तो इसका मतलब होता है 12 अंडे। इसी तरह अगर आप कहते हैं 1 मोल तो इसका मतलब होगा 6.02 इंटू 10⁻23। अगर किसी को ये इतना लंबा नंबर पढ़ने में दुश्वारी हो रही है तो वो इसकी जगह क्या लफ्ज इस्तेमाल कर दे, मोल। तो इसका मतलब है एटॉमिक मास में 1 एटम, ग्राम एटॉमिक मास में 1 मोल ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर मास में 1 मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो मोल असल में ये नंबर हो गया। तो आइए अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं। आप इस मोल को जानते हैं एज ए SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर याद आए ये बात तो क्लास 9th और क्लास मैट्रिक दोनों में शुरू में आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाता था, फंडामेंटल SI यूनिट्स, और कहा गया था कि 7 यूनिट्स हैं जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स मानते हैं, और उनमें आता था मास का किलोग्राम, टेम्परेचर का केल्विन, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड, करंट का एम्पेयर, लाइट इंटेंसिटी का कैंडेला, और टेम्परेचर का केल्विन, और उसमें आता था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। तो अब ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये मोल का की डेफिनेशन सबसे पहले ये लिखेंगे, इट इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। And is defined as gram atomic mass और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास of any substance is called mole, and it contains 6.02 into 10 raised to the power 23 particles, यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ये बात हो गई जो अभी समझाई कि किसी भी एलिमेंट का सिंपल एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास तो उसके सिर्फ एक पार्टिकल को, एक एटम, मॉलिक्यूल या आयन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास उसके मोल को रिप्रेजेंट करता है। और मोल को रिप्रेजेंट करने का मतलब है इट कंटेन्स 6.02 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स। ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। और आप इम्तिहान में मोल की डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है, तो ये सब लिखकर एग्जाम्पल, मैंने तो खैर बहुत सारी दे दी थी, तो कोई 1 या 2 एग्जाम्पल्स यहाँ लिख दें। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ आयरन का मतलब क्या हुआ, आयरन का ग्राम एटॉमिक मास 56 ग्राम आयरन और 6.02 into 10⁻23 एटम्स ऑफ आयरन। इसी तरह 1 मोल अगर मैं किसी कंपाउंड का वाटर का ले लूं तो इसका मतलब है 18 ग्राम वाटर, which means 6.02 into 10⁻23 molecules of water। ठीक हो गई बात। अब आपको एक एडवांटेज ये है कि ये टॉपिक असल में चैप्टर नंबर 1 में था। हम पहले चैप्टर 1 पढ़कर इधर आते तो हमने मोल पढ़ा हुआ होता, हमने अभी पढ़ा दिया, इधर पढ़ाए की बात है। अब हम जब दोबारा चैप्टर 1, चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 1 पढ़ेंगे तो उसमें फिर ये टॉपिक आएगा, और चूंकि उसमें ये टॉपिक होगा तो हम इसे और तफसील से पढ़ेंगे, फिक्र मत कीजिए। अभी हमें सिर्फ इसकी इतनी ही ज़रूरत है तो हम उतना ही बात कर रहे हैं। तो अब मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है,
मोल निकालने का फॉर्मूला ये है कि अगर हमें किसी भी चीज का मास ग्राम में दिया जाए तो हम उसे डिवाइड करेंगे ग्राम, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर या फॉर्मूला मास। ये क्या बात हुई भाई? हमें जिस चीज का मोल निकालने को कहा जाएगा हम देखेंगे कि वो चीज अगर एलिमेंट है तो उसके मास इन ग्राम को ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। अगर वो चीज कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, तो उसके ग्राम मास इन ग्राम को ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। और अगर वो चीज आइन है तो उसके ग्राम मास इन ग्राम को ग्राम फॉर्मूला मास। तो इसका मतलब ये तीन ऑप्शन है, कोई ना कोई तो लगेगा ना। जो भी चीज हम आपको देंगे या तो उसमें एटम होंगे या उसमें मॉलिक्यूल होंगे या उसमें आयन होंगे, तो जो भी होगा हम उसी के हिसाब से उसको डिवाइड करेंगे। तो अब एक आसानी ये बनाई हमने कि बजाय इसके कि अब हर दफा मैं ये तीनों नाम यूज करूं, जरा जगह भी इतनी घिर रही है, देर भी लग रही है, तो हमने इसका एक इलाज ये निकाला कि ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर या ग्राम फॉर्मूला मास को एक लफ्ज से रिप्लेस कर दिया और वो लफ्ज है मोलर मास। अब आइंदा से जब भी हम लफ्ज मोल के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो हम कहेंगे कि आप ग्राम मास इन ग्राम को मोलर मास से डिवाइड करें, और मोलर मास का मतलब होगा ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास। तो जो भी चीज आपको दी गई है उसके हिसाब से। तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। हमें हर दफा ये निकालना, जैसे अभी अभी बात हुई है ना आपसे, ये काम तो जबानी हो रहा है कि अभी आपने कहा कि जी 1 मोल आयरन 56 ग्राम आयरन के बराबर है, जो आयरन का एटॉमिक मास है। तो 2 मोल आयरन किसके बराबर होगा? आप 56 को डबल कर दें। 3 मोल किसके बराबर? 56 को ट्रिपल कर दें। तो इसका मतलब ये कि इसके एटॉमिक मास से हमें अंदाजा हो जाएगा कि आयरन के कितने मोल कितने ग्राम में मौजूद हैं। तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला बनाया और इंतहाई सिंपल तरीके से अब हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा? ये फॉर्मूला ऐसे से होगा कि सवाल आ गया, फर्ज कर लीजिए, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स इन 60 ग्राम NaOH। तो भाई अब हमने आपको कंपाउंड दिया है NaOH, आप इसके 60 ग्राम में इसके मोल्स बता दीजिए। NaOH का मोलर मास निकालेंगे यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और उसे इस 60 ग्राम से डिवाइड कर देंगे। अब आप देखिए ना ऊपर जो फॉर्मूला कितना सिंपल है, मास इन ग्राम ऊपर लिखा हुआ था वो ये दे दिया 60। मोलर मास आप निकालेंगे कैसे? आपको फॉर्मूला दिया हुआ है NaOH का, आप NaOH का मॉलिक्यूलर मास तो निकालते थे ना, वो AMU में निकलता था, उसी को ग्राम में लिख देंगे तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी कि मोलर मास हो जाएगा। तो हमें नॉर्मली इसे हम न्यूमेरिकल नहीं बल्कि यूनिट कन्वर्जन कहते हैं कि हम मास इन ग्राम को मोल में चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए ये न्यूमेरिकल के प्रोटोकॉल के तहत नहीं किया जाता कि आप डेटा बनाएं और फॉर्मूले का हवाला दें और फिर वैल्यू पुट करें, ये हम डायरेक्ट करते हैं। लेकिन चूंकि पहली दफ़ा कर रहा हूँ तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, लेकिन दूसरी दफ़ा जब मैं भी करूँगा तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं डाटा बनाने की। ये अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए कि मेरे पास मास इन ग्राम NaOH का आ गया कितना? 60। मैं अब NaOH का मोलर मास निकालूंगा। मोलर मास का मतलब हो गया मास ऑफ 1 मोल। किसके बराबर होता है वो मास ऑफ 1 मोल? उसके ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास के। तो अब NaOH तो नजर आ रहा है ना, NaOH, इसमें 3 एलिमेंट है, तो ये तो कंपाउंड हुआ, और कंपाउंड हुआ तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, और वो आपको निकालना भी सिखाया गया है। अब वो वक्त आ गया है कि जब ये चीजें रफ में निकाली जाएं। सोडियम 23 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है और हाइड्रोजन 1 होता है, तो ये बन जाएगा 40। तो अब मोलर मास इसका कितना आया? 40। यूनिट क्या होना चाहिए? ग्राम। और चूंकि ये 1 मोल के मास के तौर पर अब आप लिख रहे हैं तो अब इसका पूरा यूनिट हो जाएगा ग्राम पर मोल। इसका मतलब है मास ऑफ 1 मोल। तो अब हमारे पास मोल का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। तो अगर मैं मोल निकालूं तो सबसे पहले क्या करूंगा? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास।
ये अभी पहली दफा है तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं होगी इतना डाटा बनाने की। मोलर मास इन ग्राम कितना है 40, सॉरी मास इन ग्राम है 60 और मोलर मास है 40। तो मास इन ग्राम ऊपर, मोलर मास नीचे, आंसर आएगा 1.5 मोल। इसका मतलब है जब भी मुझे किसी चीज के मोल निकालने होंगे, मुझे मास इन ग्राम गिवन होगा, मैं उस चीज का एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो भी मास बनता है वो निकाल कर उससे डिवाइड कर दूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। ये मैंने किया है, ऐसा ही आपसे कराता हूं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, पहला 30 ग्राम CH3COOH और दूसरा 115 ग्राम सोडियम। जो एटॉमिक मासेस आपको चाहिए होंगे, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16 और सोडियम 20। तो अब आप ट्राई कीजिए और मैं उसके 1 मिनट के बाद मैं भी कर दूंगा। तो अगर आपने फर्स्ट वाले को ट्राई किया, नो नीड ऑफ हैविंग दिस डाटा, लेकिन ये कि मोलर मास भी निकालना होगा, इसलिए मैं सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ। मास इन ग्राम 30 है और CH3COOH का अब अगर हम मोलर मास निकालें, जो इनका मॉलिक्यूलर मास होगा बेसिकली, तो ये रफ में आप निकाल सकते हैं। कार्बन इसमें 2 हैं, CH3COOH तो 2 जगह पर है, बेशक अलग अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइड्रोजन टोटल 4 हैं, ऑक्सीजन टोटल 2 हैं। कार्बन 12 है 24 और हाइड्रोजन 1 है 4, ऑक्सीजन 16 32। जमा करेंगे 60 आएगा। यूनिट बनेगा 60 ग्राम पर मोल। ऐसे स्लैश करके भी लिख सकते हैं और पर मोल मैंने आपसे कहा था ऐसे -1 करके भी लिख सकते हैं। तो फिर अब मोल निकाल दूं तो मोल का फॉर्मूला ऊपर आएगा मास इन ग्राम और नीचे आएगा मोलर मास। तो मास इन ग्राम 30, मोलर मास 60, आंसर आया 0.5 मोल। इसी तरह सोडियम के लिए अगर मैं बात करूं, जी उमेर क्या पूछना चाह रहे हैं? सर ये डेटा बनाना तो नहीं, मैंने आपसे कहा ही मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, आप डायरेक्ट ये काम करेंगे। ओके सर, सही है ना? ये मैंने इसी, और मैं अब वही करने जा रहा हूँ, यहाँ डाटा नहीं बनाऊंगा, ये जरूरत ही नहीं है ना, ये तो बहुत ही इजी सा काम है। तो अब यहाँ मोल 115 सोडियम और उसका, अब ये सोडियम तो एटम है तो उसका एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास उसका मोलर मास होगा, सिंपल 23, निकालने की भी जरूरत नहीं है। और दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 5। दैट्स व्हाई आई से दैट कि इट इज सो सिंपल। ये बिल्कुल वैसा काम है जैसा आप चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल में करते थे कि जैसे ही टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में नजर आया +273 किया और उसे केल्विन बना दिया, और अगर भूल गए तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। इसी तरह अब आज के बाद जब हम केमिस्ट्री के सवालात करेंगे और हमें किसी चीज का मास इन ग्राम दिया हुआ होगा, हम डाटा में ही उस मास इन ग्राम को मोलर मास से डिवाइड करके मोल बना देंगे। और उसके लिए हमें जो मोलर मास चाहिए, अगर फर्स्ट कर लें वो CH3COOH कंपाउंड है, तो ये रफ में निकालिए
या ज़बानी निकाल लीजिए, हमें उससे कोई दिलचस्पी नहीं है आपने कैसे निकाला। हमें डायरेक्ट आप ये 2 डिवाइड करके दिखा दीजिए बस, ये फॉर्मूले का हवाला देना कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने देखिए ना यहाँ नहीं किया। ये है वो काम जो प्रैक्टिकली अब आप आगे करेंगे। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है मैं आपको ऐसे ही कराना शुरू कर देता तो आप पूछते सर ये 23 कहाँ से आया? ये 115 कहाँ से? तो ये मैंने इसलिए 2 सवाल ऐसे करके दिखाए जिसमें मैंने बाकायदा समझाने के लिए डाटा भी लिखा और फॉर्मूला भी कोट किया। लेकिन अब बार-बार ये करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे और ये करके दिखाऊँगा मैं आपको। तो ये है मोल जो मुझे आपको बताना था बिफोर डूइंग दैट थर्ड फॉर्म लॉ ऑफ केमिस्ट्री गैसियस सेक्शन दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। तो ये पहला इससे पहले ये हुआ था कि बॉयज लॉ चार्ल्स लॉ पढ़ा था, पढ़ने के बाद उसके न्यूमेरिकल किए थे। इसका पहले ही कर लिए हमने क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट आ रहा था मोल उसके बारे में ये नो हाउ बड़ी ज़रूरी थी। तो ये नो हाउ आपको हो गई, ये आगे हमारे इसी चैप्टर में और टॉपिक्स में भी बहुत काम आने वाली है और हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है। तो अब हम इस काबिल हो गए, प्रिपेयर हो गए कि अब हम अपने थर्ड लॉ के बारे में बात कर सकते हैं विच इज एवोगैड्रोस लॉ। ये जो नंबर था ना जो मैंने अभी आपके सामने बताया कि जब आप AMU को ग्राम में चेंज कर दें तो 6.02 into 10⁻23 आया था। ये नंबर एवोगैड्रो ने कैलकुलेट किया था और इसी के नाम पर इसे एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं। इसका तस्करा भी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त उसकी बात नहीं हो रही है। इस वक्त बात हो रही है एक अलग चीज़ की विच इज एवोगैड्रोस लॉ। ये लॉ अलग चीज़ है, उसने नंबर में मोल में जो कैलकुलेशंस की थी वो अलग चीज़ है। एवोगैड्रोस लॉ अब हमारे उस कंटिन्यूएशन में है कि हमने बहुत शुरू में आपसे कहा कि गैस का वॉल्यूम इंडेफिनिट होता है और 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर, वॉल्यूम टेम्परेचर पर और प्रेशर पर, प्रेशर, टेम्परेचर और अमाउंट पर। तो अब से पहले बॉयज़ लॉ में क्या हुआ, हम चाहते थे कि वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन पता चले तो हमने अमाउंट और टेम्परेचर फिक्स कर दिया था। फिर चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन पता चले तो हमने प्रेशर और अमाउंट फिक्स कर दिया था। अब हम चाहते हैं वॉल्यूम और अमाउंट का रिलेशन पता चले तो हम टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर देंगे। तो एवोगैड्रोस लॉ इज द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस एंड इट्स अमाउंट। अमाउंट का यूनिट है मोल, तो आप कह सकते हैं एंड इट्स मोल व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। तो याद रहे आज से पहले बॉयज लॉ में और चार्ल्स लॉ में आप लफ्ज यूज करते थे वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस, और ये इसलिए लिखते थे गिवन मास ऑफ गैस कि आप बता सकें कि हमने अमाउंट या मास को कांस्टेंट कर दिया है। अब तो हम रिलेशन ही मास और वॉल्यूम का ले रहे हैं, तो अब लफ्ज वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस नहीं आएगा, अब सिर्फ वॉल्यूम ऑफ गैस आएगा। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या बना कि दिस लॉ गिव्स the relation between volume of gas and its number of moles at constant temperature एंड प्रेशर। तो अब ये लॉ हमें बता रहा है वॉल्यूम ऑफ गैस एंड इट्स नंबर ऑफ मोल्स, इनके दरमियान क्या रिलेशन है, जबकि टेम्परेचर और प्रेशर को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो वो रिलेशन क्या है और उसकी क्या डेरिवेशन है, यहाँ से हम इसे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अपने कल के लेक्चर में, और ये सारी स्लाइड्स मैं अभी आपसे शेयर कर लूँगा। ठीक हो गई बात? थैंक यू वेरी मच।